हेलो स्टूडेंट्स, जसमीत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट 2 वीडियोस में मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पार्ट था। तो इस फाइनल पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डू आई एस कर्व एंड एल एम कर्व इंडिकेट, हाउ आर दे डिराइव्ड। आई एस वक्र और एल एम वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं, इन्हें किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो ये पार्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ISLM, और ये पार्ट आपने 12th क्लासेस में भी नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पर ही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ISLM एनालिसिस। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। ISLM एनालिसिस, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो ये एक मार्केट का पार्ट है, बाजार का एक हिस्सा है। मार्केट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है गुड्स मार्केट जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, वस्तु बाजार, और एक मार्केट होती है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। तो गुड्स मार्केट में चीज़ें आती हैं जो हम खरीदते हैं, और मनी मार्केट में जो बैंक से रिलेटेड है, जहाँ पे हमें पैसा मिलता है, जहाँ पे मनी सप्लाई होती है। तो गुड्स मार्केट के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला आता है I और दूसरा आता है S। और मनी मार्केट में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, L और M, ISLM। अभी ISLM है क्या? I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। तो कोई भी जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और अपने लिए एसेट्स खरीदता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, गुड्स। उसके बाद सेविंग, बचत, जिसे वो फ्यूचर के लिए बचा के रखता है। अगर मनी मार्केट की बात करें तो L का मतलब होता है लिक्विडिटी, और इसे यहाँ पे डिमांड भी कह सकते हैं, तरलता या मांग। और M का मतलब होता है मनी सप्लाई, नॉर्मल भाषा में इसे हम सप्लाई भी कह सकते हैं, पूर्ति। तो ये चार चीजें हैं जो ISLM को बताता है। पहले एग्जाम क्वेश्चन कहता है कि ISLM है क्या, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। फिर IS क्या होता है, फिर LM क्या होता है, सबके अपने अलग अलग डेरिवेशंस जो है होती है। हाँ जी, तो एक एक करके पहले हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग को समझ लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा है। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड इन चार चीज़ों का सम होती है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग उपभोग करते हैं, खर्चा करते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स करते हैं। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार करती है। और चौथा है हमारा नेट एक्सपोर्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लेवल पे होता है। तो इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का एक हिस्सा है, यानी अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये हमारा इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन यानी विपरीत संबंध। अभी किस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अगर उनको उस लेवल पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? यहाँ पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर लिखेंगे GDP। तो जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारा ये इनकम लेवल है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हमारा इनकम लेवल बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे
अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं ए और बी को, तो इसी को हम इन्वेस्टमेंट कर्व कहते हैं। सेविंग की बात करें तो सेविंग इनकम का एक पार्ट होता है। Y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? Y माइनस कंजम्पशन। अगर कभी कभी होता है कि सेविंग जो है वो माइनस में भी हो सकती है। वो माइनस में क्या हो सकती है? अगर आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाए। सपोज आपकी इनकम 100 है और खर्चा किया है 120 का, तो इस केस में आपने सेविंग कितने की? -20। इसलिए अगर सेविंग कर्व की बात करें तो सेविंग कर्व नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से हमारा जो है सेविंग कर्व बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं होता। उस केस में जो इन्वेस्टमेंट कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों को मिला के हमें बनाना है आईएस कर्व। हाँ जी, तो अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईएस वर्ब को डिराइव कैसे करते हैं, डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। तो इसके लिए आपको 12th क्लास में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको दो पैनल के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक फर्स्ट पैनल जो ऊपर की तरफ है और एक है लोअर पैनल जो नीचे की तरफ है। सपोज फर्स्ट पैनल को मैंने ए नाम दिया और लोअर पैनल को यानी सेकंड पैनल को मैंने बी नाम दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पर हमारा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर इनकम या जीडीपी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे जीडीपी शो करना है, वाई एक्सिस पे हम वो शो करेंगे इसका डायग्राम आप बना रहे हो। और बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए शो किया है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में हमने देखा था कि अगर हम ओरिजिन स्टार्ट करते हुए एक डायग्राम बनाए उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, जो कि 45 डिग्री की लाइन बनाता है। इसी को इनकम कर्व भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी AE, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन स्तर पर, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई को भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से डिनोट कर सकते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो ये डायग्राम अभी बना है, जो ये कर्व अभी बना है, इसे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन आपको लिखना दोनों ही है। दरअसल ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही है। आपको दोनों जगह एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखना है, और जहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। यानी जहां एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में इक्वल होंगे, उस सिचुएशन को कहते हैं एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर पॉइंट हमने यहाँ पे खींचा और इसका नाम रख दिया y, और इसका भी नाम रख दिया हमने y। अब मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। I इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का टोटल ही होता है C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। यानी इसमें कोई भी चेंज आएगा तो पूरे के पूरे एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी चेंज आएगा। सपोज यहाँ से अंदाजे से हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसको आप चाहो तो हल्की लाइन में डॉटेड लाइन में शो कर सकते हो, और इसका नाम मैंने रख दिया AE1 और इस पॉइंट का नाम रख दिया E1। तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और नीचे भी हमने एक लाइन खींची इसी के पैरेलल, इसका नाम रख दिया एग्रीगेट डिमांड 2।
और जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम हमने रख दिया E2। तो ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा डायग्राम जो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने एक 45 डिग्री की लाइन बनाई जो कि एग्रीगेट सप्लाई है। उसके बाद हमने बीचों बीच से एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया, फिर उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। आप डॉटेड लाइन से भी देख सकते हो कि डॉटेड लाइन जो ऊपर की तरफ है वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया है। और ये हमारा एक पॉइंट है E1 और एक पॉइंट है हमारा E2। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर आपने इधर डाला और एक परपेंडिकुलर आपने इधर डाला। अब ये तीन चीज़ें हैं। जो E2 है उसको आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे Y2 और Y2 इधर भी, और जो E1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे Y1 और Y1 इधर भी। और आपको एक डायग्राम बनाना है, वो बनेगा IS कर्व, अंदाजे से बनेगा। IS कर्व के बारे में भी यही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व दोनों में साइमल्टेनियसली वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो ये E2 वाला पॉइंट है, इस E2 पॉइंट से इसको आप नाम दोगे R2, और जो Y वाला पॉइंट है इसको नाम दोगे R, और जो Y1 वाला पॉइंट है उसको नाम दोगे आप R1। और ये हमारे तीन पॉइंट आएंगे, इनका नाम हम रखेंगे A, B और C। अगर हम तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो इन तीनों पॉइंट को मिला के बनेगा IS कर्व। तो इस तरीके से हमारा IS कर्व जो डिराइव होता है। कैसे डिराइव होता है? एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है कम हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से यानी R से जब R1 इंटरेस्ट रेट हुआ तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो IS कर्व के बाद अगला नंबर आता है LM कर्व का। L मतलब लिक्विडिटी, M मतलब मनी सप्लाई। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी डिमांड आप किस तरीके से मनी की कर रहे हो, और मनी सप्लाई मनी किस तरह से सर्कुलेशन में है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इसका भी पैनल के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसमें कोई अपर पैनल लोअर पैनल नहीं है, इसमें आपको साथ साथ इस तरीके से जो है डायग्राम जो है बनाना है। इस तरह अगर आप देखें, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और यहाँ आपकी आएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा, और यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर आपका आएगा GDP। इस पैनल का जो नाम होगा वो होगा A पैनल, और इस पैनल का नाम होगा B पैनल। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों तरह के डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर जो मनी सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू Y एक्सिस होगा, और इस कर्व को हम M/P कहते हैं। M/P, P मतलब मनी सप्लाई, P मतलब जनरल प्राइस लेवल। तो हमें इसको प्राइस से डिवाइड करते हैं ताकि इसका लेवल पता लग जाए कि किस लेवल पे जो हमारी सप्लाई है वो हो रही है, किस जनरल प्राइस लेवल पर वो सप्लाई हो रही है। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी कर्व है वो सेम डिमांड कर्व की तरह बनेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे लिक्विडिटी कर्व के दो कंपोनेंट हैं, एक L1 और एक L2, या किसी की यहाँ पे इसको हम MT भी कह सकते हैं या MSP भी कह सकते हैं। MP प्लस MSP, यानी हमारी जो टोटल डिमांड होती है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, टोटल डिमांड, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, MS, MT। MT यानी ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड, यानी लेन देन करने के लिए जो डिमांड करते हैं, ये आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था। और MSP का मतलब होता है स्पेकुलेटिव डिमांड, यानी वो डिमांड जो बिजनेस करने के लिए करते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड। तो यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर जोड़ दिया जाए, यानी लेन देन करने की डिमांड को और सट्टा मांग को, स्पेकुलेटिव डिमांड को हिंदी में सट्टा मांग कहते हैं, तो हमारी लिक्विडिटी डिमांड बनती है। अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को इंटरसेक्ट करूँ, यानी ये हमारा मनी सप्लाई कर्व है और हमारा लिक्विडिटी कर्व है, इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्ट करूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आता है, और इस पॉइंट को हम R नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज
हमारा जो डिमांड कर्व है वो आई की तरफ शिफ्ट हो गया L1, इसको आगे तरफ शिफ्ट किया और इसका नाम रख दिया हमने E1 और से कॉरस्पॉन्डिंग हमने नाम रखा R1। और क्या करना है, फिर से वही आपको अंदाज से काम करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना है आगे की तरफ, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर आगे की तरफ, जो R है उसको RY से जोड़ना है, यानी R को Y से जोड़ना है, और जो R1 है उसको फर्दर Y1 से जोड़ना है। इनको आप डॉटेड लाइन में शो करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी चेंजेस जब होता है उसके डॉटेड लाइन में शो करने से उस चेंज का पता लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी से आप देखोगे कि LM कर्व की शेप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। ये हमारा LM कर्व जो डिराइव हुआ है। तो LM कर्व पॉजिटिव स्लोप का होता है और IS कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका लिक्विडिटी और जो मनी सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब IS कर्व और LM कर्व दोनों में क्या अंतर है? IS कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, यानी ऋणात्मक ढलान वाला होता है, और जो LM कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी धनात्मक ढलान वाला। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने IS और LM को डिराइव किया। तो एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इसी तरीके से ये सारे डायग्राम 1 बाय 1 सीक्वेंस में बनाने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हाउ इज एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंड यूजिंग ISLM कर्व्स? ISLM वक्र द्वारा समग्र मांग का निर्धारण कैसे होता है? अब ये कॉन्सेप्ट फिर से ISLM का ही है, यानी ISLM इक्विलिब्रियम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ही आपको दो पैनल के डायग्राम बनाने हैं, यानी एक पैनल में रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करना है पैनल A, और दूसरे पैनल में आपको जनरल प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर यानी महंगाई का जो स्तर है वो उसको शो करना है, जो कि B पैनल पे है। एक्स एक्सिस पे आपकी GDP है। तो यहाँ पर हमने दो कर्व बनाए हैं, यानी एक कर्व जो है वो आपका नेगेटिव स्लोप है और दूसरा कर्व आपका पॉजिटिव स्लोप है। तो जो नेगेटिव कर्व स्लोप्ड है कर्व है वो है हमारा, बताइए, IS, और ये वाला कर्व कौन सा है? LM। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था जब भी IS और LM अगर आपस में इक्वल होंगे उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे। तो इस पॉइंट का नाम रखा हमने E और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है R। इस OR इंटरेस्ट लेवल पर हमारा इस E पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम रखा Y, और इस OP प्राइस लेवल पर हमारी GDP है OY। यानी अगर प्राइस लेवल हमारा OP है तो हमारी GDP क्या होगी? GDP है OY, और OR इंटरेस्ट रेट पर भी जो GDP है वो है OY। सपोज LM कर्व प्राइस के बढ़ने पर, यानी प्राइस अगर P से P1 हो जाए तो LM कर्व अपर यानी अपवर्ड शिफ्ट इसका होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट इसका करेंगे। इसको आप डॉटेड लाइन में शो कर सकते हैं, और इस पॉइंट का नाम रखेंगे E1, और इसी कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक लाइन एक परपेंडिकुलर और खींचेंगे जिसका नाम रख देंगे Y1। यानी अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अब यहाँ पे चेंज होगा, इस E1 कॉरस्पॉन्डिंग E1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इनकम है वहीं पर एक नया पॉइंट और आएगा R1। तो आप देखोगे इस OR1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको P बनाना है। इन्हीं को डॉटेड लाइन में शो करेंगे और इसका नाम होगा E1 और इस पॉइंट का नाम होगा E2। आप चाहे तो उसका नाम A और उसका नाम B रख सकते हैं। तो प्राइस लेवल बढ़ने पर आप देखोगे LM कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब हम E1 और E2 दोनों पॉइंट को ही मिलाएंगे तब हमारे पास जो कर्व आएगा इसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यानी
प्राइसेस का एग्रीगेट डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड में कमी होगी और प्राइस कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेरिवेशन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होती है। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो अगर OR1 लेवल पे आप देखो तो हमारी जो GDP है वो है OY1 और OP1 लेवल पे जो GDP है वो गिरकर OY1 ही हो गई। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई शॉक, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एएस शॉक्स। समग्र पूर्ति धक्का क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। धक्का लगना, शॉक लगना, ये क्वेश्चन में ही बच्चों को शॉक लग जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एग्रीगेट सप्लाई शॉक। समग्र पूर्ति धक्का, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस आ जाए, किसी कारणों से एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस आ जाए, उसी कॉन्सेप्ट को हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक कहते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर तो है इंक्रीज या फिर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, सॉरी इनपुट, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट। वो चेंज किसी तरीके से हो सकता है, वो चाहे इंक्रीज भी हो सकता है, चाहे वो डिक्रीज हो सकता है, यानी आगतों की कीमतों में परिवर्तन की वजह से। अगला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी में चेंज होने की वजह से, यानी उत्पादकता में परिवर्तन होने की वजह से। इस कॉन्सेप्ट में जो एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हिंदी में हम कहेंगे अल्पकालीन समग्र पूर्ति, SRAS। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम आउटपुट के हिसाब से देखें, इनपुट के हिसाब से देखें, तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन में जो भी खर्चा होता है, उस प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनाने में आप रॉ मटेरियल पे खर्चा करते हो, सपोज इसको बनाने में आपने कितना खर्चा किया है, मशीनों पे खर्चा किया है, अगर वो इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि भाई अभी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो भी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम होना चाहिए, इसलिए आप रुक जाते हो। उस केस में क्या होता है, जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, SRAS है, वो कम हो जाता है। तो और इसी के अपोजिट, अगर इनपुट कॉस्ट घटेगी तो SRAS आपका बढ़ जाएगा। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू अगर देखें, इसको दो तरीके से हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक साथ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आएंगे। एक्स एक्सिस पे GDP और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा नेगेटिव स्लोप है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है। ये सेम वही है जो हमने इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, यानी सेम वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इस तरीके से बनते थे। बस यहाँ पर हमने इसका नाम शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई रख दिया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं। तो यहाँ पर हमारा प्राइस लेवल है P। सपोज हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है तो जो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कम हो जाता है। जब सप्लाई में कमी आती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा नया SRAS कर्व है SRAS 1।
इसको आप डॉटेड में शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने पर आप देखोगे ये हमारा पॉइंट था, इस ओ पी कॉरस्पॉन्डिंग ओ ई वाई, ओ पी पॉइंट पर ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, तो ये हमारा प्राइस बढ़ गया। तो आप देख रहे हो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो आउटपुट लेवल अपने आप कम हो गया, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए आपको ज़्यादा सप्लाई बढ़ाना पसंद नहीं है। इसी का अपोजिट डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो एग्रीगेट डिमांड SRAS सेम तरीका, और यहाँ पर OP और Y। यहाँ पे आपको थोड़ा अपोजिट करना है। यहाँ पे अगर इनपुट कॉस्ट कम होगी तो SRAS आपका बढ़ेगा। सपोज SRAS आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, SRAS1 डॉटेड लाइन में शो करें, ये हमारा E पॉइंट है और ये नया पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम 1। तो यहाँ पे आप देखोगे सप्लाई बढ़ गई, और ये कब बढ़ी, जब आप देखोगे प्राइस लेवल जो है वो कम हो गया। सेम प्रोडक्टिविटी का केस है, प्रोडक्टिविटी में भी इसमें अपोजिट होगा। प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा सप्लाई कर्व बढ़ जाएगी, यानी आप प्रोडक्टिविटी में भी आपको दोनों सेम डायग्राम बनाने हैं, लेकिन क्या होगा प्रोडक्टिविटी का लेवल जब बढ़ता है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और प्रोडक्टिविटी का लेवल जब कम होता है सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो दोनों ही केस में डायग्राम इसी तरीके से बनेंगे, बस अपोजिट हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल एग्रीगेट सप्लाई शॉक के, यानी दोबारा बता देता है एग्रीगेट सप्लाई शॉक का मतलब कि किसी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंजेस आए उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई शॉक। यानी धक्का लग गया, देखो आगे की तरफ धक्का लग गया है, पीछे की तरफ धक्का लग गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी भुगतान शेष के घटक के ऊपर टिप्पणी कीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा 12वीं से लेकर अभी तक। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो बैलेंस पेमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट कितनी करनी बाकी है, यही है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, अगर नॉर्मली देखें तो। नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं है। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक देश के लोगों और दूसरे देश के लोगों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, और वो भी एक साल के अंदर। एक देश के लोगों मतलब हमारा देश इंडिया, और इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाकी सारे देशों से जो एक साल के अंदर होती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब जिससे मनी का फ्लो होता है, जिससे पैसों का लेन देन होता है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहलाती है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी आयात। अगर हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी एक पक्षीय हस्तांतरण, यानी जस्ट आप कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करें लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप या रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई सगा या कोई रिश्तेदार बाहर अब्रॉड रहता है और आपके लिए पैसे भेज रहा है, वो क्या रेमिटेंसेस है। एक तरह से पॉकेट मनी हो गई, जो बाहर बैठे आपको कोई दे रहा है, वो रेमिटेंसेस है। तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर आता है। या कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होता है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहलाती है। तो ये इन्हीं आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। तो लेकिन एग्जाम में तो ये क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कंपोनेंट्स इसके दो होते हैं, यानी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, यानी बीओपी का चालू खाता, करंट अकाउंट।
और दूसरा कंपोनेंट, दूसरा घटक बीओपी का कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को मिलाकर ही हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनती है। पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये फ्लो चार्ट से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। एग्जाम में आप लिखोगे तो फ्लो चार्ट अगर बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बनती है और बाद में आप इनको वन बाय वन समझा सकते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहला आपका आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स को हिंदी में कहते हैं दृश्य मदें, यानी दृश्य मदों का आयात व निर्यात। अब कुछ चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम विजिबल आइटम्स कहते हैं, यानी नॉर्मल भाषा में इसको गुड्स कहेंगे, गुड्स यानी वस्तुएं। यानी अगर गुड्स का आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वो करंट अकाउंट की पहले कैटेगरी में आता है। गुड्स किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हो वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो विजिबल आइटम्स के अंदर आती है, गुड्स। उसके बाद हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब होता है अदृश्य मदें, यानी जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। साधारण शब्दों में, नॉर्मल वर्ड्स में अदृश्य मदों को, इनविजिबल आइटम को क्या कहते हैं? सेवाएं, सर्विसेज। सर्विस दिखाई थोड़ी देती है तो उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं। सिर्फ गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता, सर्विस को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो एक करंट अकाउंट के अंदर आता है। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। ये पक्षी नहीं है उड़ने वाला, बच्चे सोचते हैं पक्षी। पक्षीय मतलब जिसका एक पक्ष हो और दूसरा पक्ष ना हो, यानी दूसरा बंदा पे नहीं कर रहा है, दूसरे बंदे ने वो सर्विस नहीं दी है लेकिन पहला बंदा उसको पे कर रहा है। लाइक पेरेंट्स सब पॉकेट मनी देते हैं, उसके लिए कोई बच्चा उसके लिए थोड़ी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या बाहर से रेमिटेंसेस मिल रही है। तो उसके कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहला है स्कॉलरशिप और रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रेषणाएं, बाहर से मिलने वाली पॉकेट मनी आपको मिल रही है। तो ये आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगला हमारा पार्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीज़ें आती है जिससे आपके एसेट्स यानी आपकी संपत्ति और आपकी लायबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारियां जो उधार वगैरह आप ले लेते हो उनमें अगर चेंजेस आ जाए तो उसमें सबसे पहला आता है आपका बोरोइंग्स। अगर आपने कहीं से उधार लिया है तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मानी जाती है, या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कहीं पे निवेश किया है, तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है, करंट अकाउंट का हिस्सा। बोरोइंग तो आप किस तरह से भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो सकती है यानी छोटे समय थोड़े समय के लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इन्वेस्टमेंट हमारा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि कोका कोला कंपनी ने इंडिया में अपनी कंपनी खोल ली तो वो क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे आ गए, वो क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट तरीके से यहाँ पे अपना बिजनेस खोल लिया और यहाँ पे चला रहे हैं अपना काम। लेकिन कभी कभी वो यहाँ पर अपनी कंपनी नहीं खोलते, वो हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के शेयर्स खरीद लेते हैं या हमारे देश की कंपनियों से कोलैबोरेशन कर लेते हैं। लाइक मारुति सुजुकी, मारुति अलग है इंडिया की और सुजुकी बाहर की, तो इस तरह से भी कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं या शेयर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी पत्राधार निवेश कहते हैं। तो ये थे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट।
तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये ऐसा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी एक पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, और इस तरह क्वेश्चन एक ना एक तो एग्जाम में हर बार आता है। आपको मैं इस तरह क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है अगर इससे रिलेटेड आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वही सारी चीज़ें पूछी गई है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.8 YD। C मतलब कंजम्पशन यानी उपभोग, जो आप खर्चा करते हो अपने घर में, जो भी खर्चा होता है, ये इक्वेशन फॉर्मेट है, यानी C इज इक्वल टू 60 जमा 0.8 YD। अब इन सबका मतलब बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। T मतलब टैक्स, यानी जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो है 40। I यानी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो है 70। G यानी गवर्नमेंट का खर्चा, सरकार का खर्चा, वो भी 70 है। X यानी एक्सपोर्ट जो कि है 50। M यानी इंपोर्ट जो इक्वेशन फॉर्मेट में है 0.05 YD। इसने फिर बोला है कि कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी संतुलन स्तर ज्ञात करो आय का, इनकम का जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या होगा। फिर आगे क्वेश्चन में इसने फिर पूछा है व्हाट हैपन्स टू द इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन देयर इज अ 10 करोड़ इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट 70 से इसके अंदर 10 करोड़ और इंक्रीज हो जाए, यानी 70 से अगर इन्वेस्टमेंट 80 हो जाए तो क्या होगा नया इक्विलिब्रियम आउटपुट, और बताएं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन 12th में आपने बहुत शॉर्ट तरीके से किया था उसमें, क्योंकि आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी थी। अब यहाँ पे आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी है। तो पहले तो हम इकोनॉमी को डिस्कस कर लेते हैं कि वो होती क्या है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, तब जाके इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो आपको बताता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी में लोग किस तरह से डिमांड करते हैं। दरअसल जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो हम उस पर खर्चा करते हैं, वी स्पेंड मनी ऑन दैट। उस पर अगर हम खर्चा करेंगे, उस पर मनी खर्च करेंगे, तो वो खर्चा ही दरअसल हमारी क्या है, डिमांड है। तो जो हम खर्चा करते हैं दरअसल वही हमारी क्या है, डिमांड है। तो अगर मैं सबके खर्चों को ऐड कर दूं तो वही हमारी पूरे एक देश के इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बनेगी। तो पहला खर्चा कौन करता है, कंज्यूमर, यानी कंजम्पशन, उपभोग इसको बोलेंगे। एडी को शॉर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, समग्र मांग। तो एग्रीगेट डिमांड में पहला खर्चा कंज्यूमर करता है, दूसरा खर्चा प्रोड्यूसर करता है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इस इकोनॉमी को हम कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी या इमेजिनरी इकोनॉमी। ये आपने सिर्फ 12th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम आगे अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है, सरकार भी आ जाती है, इसे कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन अगर इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम दूसरे देशों से भी बिजनेस करते हैं, एनई यानी नेट एक्सपोर्ट, तो वो कहलाती है 4 सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी। तो ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। उसके बाद अगर डिमांड की बात हो और सप्लाई की बात ना करें तो कैसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति, इसका मतलब होता है एक देश में एंटायर आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया है, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक, गुड्स से लेकर सर्विसेज तक, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं उसकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट से क्या होती है, इनकम यानी आय। आउटपुट यानी उत्पादन, इनकम यानी आय। तो इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे डिनोट करेंगे, वाई से। आई से होती है इन्वेस्टमेंट और वाई से होती है इनकम। और इसी को हम अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो इनकम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई दरअसल कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है, और वही हमारी वाई के भी इक्वल होती है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है।
उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लिखा है कंजम्पशन फंक्शन का, 60 प्लस 0.8 YD। अब ये इस तरीके से क्यों दिया है? YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, यानी हिंदी में से कहते हैं प्रयोज्य आय। ये वो आय होती है जो हम अपनी इनकम में से खर्च, जो एक्स्ट्रा जो हमारी इनकम है उसको यूज नहीं करते, जो एक्चुअल में यूज करते हैं वो ये इनकम होती है। यानी टैक्स हमें कभी यूज नहीं करते, तो YD का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से टैक्स माइनस कर दो। सपोज आपकी इनकम 10,000 है और आपने 2,000 टैक्स दे दिया, तो 8,000 आपकी क्या कहलाएगी? डिस्पोजेबल इनकम। कभी कभी इसमें ट्रांसफर इनकम भी ऐड कर देते हैं कभी कभी किसी क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे आपका इतना कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करना है, y माइनस टैक्सेस। तो ये आपकी कौन सी इनकम हो जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम, YD इसको इसलिए कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से, वो क्या? वो है जो उसमें पूछा गया है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी संतुलन आय इसको कह सकते हैं। आउटपुट की जब बात करते हैं तो आउटपुट का मतलब यहाँ पे GDP से है, या फिर आप इसको Y भी बोल सकते हो। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, यानी जब समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो तो वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कहलाता है। एग्रीगेट सप्लाई को अभी बताया Y भी कहते हैं, तो AS को यहाँ पे Y लिख सकते हैं, और AD को क्या कहते हैं? जो पूरा इक्वेशन है, यानी C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है। तो यानी अगर AS AD के इक्वल है तो उसका मतलब Y किसके इक्वल होगी? C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। C के इक्वेशन में YD भी गिवन होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है, तो आपको क्या लिखना है? एट दी इक्विलिब्रियम लेवल, यानी आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? एट द इक्विलिब्रियम लेवल। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम लेवल पर AS AD के इक्वल होता है। AS को क्या कहेंगे? Y, और AD को कहेंगे C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो वो नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सब की बस वैल्यूज आपको ऊपर से देखकर पुट करनी है, बस कॉपी करना है और पेस्ट करना है और उनको सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर के बिना भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होती है, लेकिन हालांकि यहाँ पे पॉइंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन की वैल्यू बस पुट करनी है, जो कि है 60 प्लस 0.8 YD। ऊपर से देखकर यहाँ पे कंजम्पशन की वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू क्या है? 70। गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है? 70। और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट अब कितना है? 50 और इंपोर्ट कितना है? 0.05 YD। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप चाहो तो साथ साथ सॉल्व करते जाओ, कर सकते हो, या फिर आप वैल्यू पुट करके YD की उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं हम साथ कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 60 70 70 50 आप इनको पहले सॉल्व कर दो, या आपको अगर ये सीक्वेंस में सॉल्व करना है उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे 60 प्लस 0.8 YD का मतलब होता है Y माइनस टैक्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। YD का फॉर्मूला होता है Y माइनस टैक्स। इस टैक्स को मिटा के मैं यहाँ पर टैक्स की वैल्यू रख देता हूँ, और टैक्स की वैल्यू क्या है? 40। Y माइनस 40 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 0.05 YD की वैल्यू फिर से रखनी है, Y माइनस टैक्स। टैक्स की वैल्यू क्या है? 40। तो यहाँ पे टैक्स की वैल्यू जो हमें, हाँ जी, तो आप इनको प्लस करेंगे, या तो आप इनको 1 बाय 1 प्लस करेंगे। 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 70 200 प्लस 50 हो जाएगा आपका 250। उसके बाद इनको 1 बाय 1 आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है?
0.8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.8y ही। 40 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 8 जा 32, क्योंकि यहाँ पे 0 हट गया तो उसका आंसर आएगा माइनस का 32। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या आंसर आएगा इसका, माइनस का 32, क्योंकि माइनस के साथ हो रहा है। और यहाँ पर माइनस 0.05 है तो माइनस 0.05y, और जब माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 0.05 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर आप देखो कि 232 जो है माइनस का है और 2 जो है वो प्लस का है, यानी 250 और 2 252। और आपको अब जब कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती है। अगर आप कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं तो भी मिस्टेक्स होती ही हैं। तो आप देखोगे 250 में से 32 माइनस किया, फिर 2 ऐड किया, तो आंसर आपका क्या आ गया, 220। और ये क्या है, 0.8 और 0.05, यानी 80 पैसे में से 5 पैसे घटा दो, कितना बचेगा, 75 पैसे, यानी 0.75y। और इधर भी y है। अब ये वाली जो इनकम है इसको वहाँ ले जाकर माइनस कर दो, 0.75y, यानी हमारे क्या है, 1 में से 0.75 माइनस करना है, यानी 100 पैसे में से 75 पैसे माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.25y, यानी 220। और यानी y को डिवाइड करना है, यानी 220 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो डिवाइड करने पर इसकी इनकम क्या होगी, यानी अगर ऊपर पॉइंट चला जाएगा 100 चला जाएगा, उसको डिवाइड करके आंसर आना चाहिए 880 मल्टीप्लाई करके, यानी 220 डिवाइड बाय 0.25। हाँ जी, तो आंसर आया आपका 880। तो ये हमारी आ गई इक्विलिब्रियम आउटपुट जो हमें निकालना था फर्स्ट लेवल पे। तो अब तैयारी करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, सेकंड क्वेश्चन की, इसी का पार्ट। इसने बोला है अगर इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ हो जाए, 80 करोड़ हो जाए, यानी 70 में 10 और ऐड कर दो तो क्या होगा। तो भी आपको सेम तरीका अपनाना है। ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ये सब सेम रहेगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करूंगा सेकंड क्वेश्चन निकालने के लिए। आपको याद रखना है कि हमारी जो पहले इनकम आई थी वो आई थी 880। अब क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट में हमको 10 और ऐड कर देना है, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 70 की, इसको हमें 10 ऐड करके इसको 80 बना देना है। और क्वेश्चन आपका किस तरह से चेंज हो जाएगा वो आपको ही देखना है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे नीचे भी 10 ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी है, यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 70, इस 70 की जगह पे आपको क्या करना है, 80 लिख देना है, और उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तरीका तो वही रहेगा जो अभी तक हमने किया है। तो यहाँ पर आप देखो 60 और 80 कितने होते हैं, 140 और 70 210, और 50 आपका हो गया 260। बाकी 0.8 YD, यानी y माइनस टैक्स तो आपका वही रहेगा, यानी 40, और उसके बाद माइनस 0.05 y माइनस 40, तो 260 प्लस 0.8 y माइनस 32 माइनस 0.05 y प्लस 2, और ये इधर है आपका y। तो यहाँ पर इनको उससे माइनस करने पर आपका आएगा प्लस 0.75y, सेम इक्वेशन। अब 260 में आप 2 और ऐड कर दो तो आपका क्या आंसर आएगा, 262, और 262 में से आपको माइनस करना है 32, तो कैलकुलेटर यूज, तो 230। तो सेम आपकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, 230 को डिवाइड कर दो 0.25 से। कैसे किया, ये 0.275 उधर गया, माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0.25। तो 230 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, 920। तो इसको हम y1 कह सकते हैं। तो y1 हमारा क्या आया, 920। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताओ
आउटपुट में चेंज तो हमारा जो है उसने अगला क्वेश्चन बोला है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो। वो क्या होता है, उसके लिए आपको ये जाना ज़रूरी है। पहले हमारी इनकम थी, अगर हम बात करें तो पहले हमारी जो इनकम थी वो थी 880, और अब जो हमारी इनकम आई है वो आई है 920। तो हम इसका चेंज निकालना, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा वाई। इसका फॉर्मूला होता है y1 माइनस वाई, यानी 920 माइनस 880। क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे आप जब इसका चेंज निकालो तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आप साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी चेंज निकालोगे। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा आई है, पहले कितना था, पहले हमने जब चेंज किया वो था 80, और बाद में कितना चेंज आया 70। तो इन दोनों का चेंज निकालेंगे, और उसके बाद हमें लास्ट में निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम हिंदी में कहते हैं निवेश गुणक। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज निकालने पर 40 और ये आया 10, तो यानी 40 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है हमारा हो गया 4। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने y निकाला, फिर हमने y1 निकाला, फिर उनका चेंज निकाला, फिर इन्वेस्टमेंट का चेंज निकाला और इन्वेस्टमेंट का चेंज निकाला। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और समझ में आए। कोई भी आपको डाउट हो तो उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में आपको अपनी वेबसाइट पे नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आई होप कि गाइज आपके जो भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और डेट शीट आप सबकी अनाउंस हो चुकी है तो चेक कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।